एवरीवन, आप लोग का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। और बीपीएससी मेंस के लिए 71वीं मेंस के लिए मेरे द्वारा लगातार आपको वीडियो दिया जा रहा है, ठीक है। और जीएस पेपर वन का जो भी सिलेबस है, ठीक है, तो उसके लिए मेंस आंसर राइटिंग के लिए हम क्या करवा रहे हैं कि पहले आपको हम कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। जब जैसे ही कंटेंट दे देंगे किसी टॉपिक पे, उसके बाद क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन देंगे, एक दो क्वेश्चन का आंसर राइटिंग हम करवा देंगे। अब बाकी का आप क्या कीजिएगा, बाकी का आप स्वयं से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो मौर्यन आर्ट में हम लोग क्या देख रहे थे, मौर्य कला में आप लोगों को बताए थे हम कि मौर्य कला क्या है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो जाके आप चेक कीजिए, वहाँ पे हम बताए हैं। और मौर्य कला जो है वो दो सेक्शन में डिवाइड था। एक तो दरबारी कला था, ठीक है। तो दरबारी कला में जो आपको एक सेकंड, थोड़ा कलर चेंज करने दीजिए। दरबारी कला में क्या था, जो महल था, ठीक है। दरबारी कला में क्या था, महल था, तो महल करवा दिए। महल के बाद हम आप लोगों को स्तंभ करवा दिए हैं, ठीक है। स्तंभ के अलावा क्या होगा, जो स्तूपा है तो स्तूपा भी करवा दिए। तो अब बच गया है आपको लोकप्रिय कला, ठीक है। लोकप्रिय कला, तो लोकप्रिय कला में भी 3 सेक्शन देखना है। पहला तो गुफा होगा, ठीक है। गुफा के बाद मृद भांड, ठीक है। मृद भांड, और मृद भांड के अलावा हम लोग क्या देखने वाले हैं, मृद भांड के अलावा हम लोग मूर्तियां देखने वाले, ठीक है। तो इतना कर लेंगे तो जो भी कंटेंट है इस पे पूरा हो जाएगा आप लोग को मौर्य कला पे। तो मौर्य कला पे कभी भी आपको सवाल पूछा जाएगा तो आप वहाँ से जवाब दे सकते हैं। इस बार जो 70वीं बीपीएससी का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, तो इसमें एक सवाल पूछा गया हुआ था, मौर्यकालीन कला और वास्तुकला पे क्या करना था, शॉर्ट नोट लिखना था, ठीक है। और वो 7 नंबर का क्वेश्चन था। तब उसके लिए हार्डली कितना 75 से 80 शब्द मोर देन सफिशियंट है, ठीक। तो उतना लिख दीजिएगा तो वो काफ़ी है। चलिए, तो लोकप्रिय कला में आपको क्या क्या आने वाला है। लोकप्रिय कला में अभी बताएं, गुफा आएगा, उसके बाद मृद भांड आएगा, और मृद भांड के बाद मूर्तियाँ आएगा, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। देखो, जब बात करेगा गुफा का, ठीक है, तो गुफा के बारे में मौर्यकालीन में अशोक के बारे में प्रॉपर आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। अशोक के बारे में प्रॉपर पढ़े होंगे कि उसके द्वारा क्या किया गया था, जो आजीवक संप्रदाय के लोग थे तो उनको क्या कर दिया गया था, उनको गुफा बना के दान में दिया गया हुआ था, ठीक है। तो मौर्य काल में पहली बार क्या होता, भारत में आपको पॉलिश युक्त गुफा का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये आपको देखने के लिए मिलता है। इन गुफाओं का प्रयोग सामान्यतः क्या होता था, धार्मिक साधना और आश्रम के रूप में किया जाता था। और अधिकांश गुफाएं अभी आपको बताए थे अशोका के बारे में, तो जो आजीवक संप्रदाय के साधुओं थे, ठीक है, तो उनके लिए क्या किया गया था, उनके लिए बनाया गया था। तो ये सारा कंटेंट देखो, आप थोड़ा सा किसी चीज़ के बारे में एनालाइज करने का कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। हिस्ट्री में तो आप आजीवक संप्रदाय के बारे में पढ़े होंगे, मखली गौशाल के बारे में पढ़े होंगे। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इंट्रो में आप यदि गुफा कला पे पूछ देगा, ठीक है, गुफा स्थापत्य पे पूछ देगा, तो आप ऐसे करके इंट्रो दे सकते हैं। कुछ उदाहरण है तो वो देख लीजिए। बराबर की गुफा है, ये कहाँ है, ये बिहार में, ठीक है। तो सम्राट अशोक के द्वारा क्या किया गया था, जो आजीवक संप्रदाय थे तो उनको क्या किया गया था, बराबर की गुफा उनको दान किया गया था, उनको बना के दिया गया था, ठीक है। कुछ और भी गुफाएं हैं जैसे कि सुदामा, लोमस ऋषि और विश्वजीत। तो इन गुफाओं का आप निश्चित रूप से नाम याद रखिएगा। सिर्फ आप नाम नहीं याद रखिएगा, बल्कि क्या कीजिएगा कि जब आप मेंस आंसर राइटिंग करोगे तो मेंस आंसर राइटिंग में निश्चित कीजिएगा कि इन सारे चीज़ को आप क्या कीजिएगा, समाहित कीजिएगा, ठीक है। जो पिछला वीडियो हम दिए तो पिछला वीडियो में भी हम बोले हुए थे कि जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो टेक्स्ट वाला चीज़ सेम टू सेम यदि तुम याद करके रट के वहाँ पे जाके छापेगा ना, तो फिर क्या होगा कि फिर वो नीरस हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ से एक चीज़ समझ में आ जाएगा, जो भी कॉपी चेक करने वाले हैं, कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप बिल्कुल तोता की तरह काम कर रहे हैं, कहीं से रट के आए वहाँ पे क्या किए, छाप दिए, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि स्वयं से कुछ क्या कर सके, स्वयं की तरफ से लिख सके, ठीक है। तो इसीलिए इससे थोड़ा हट के क्या हुआ कि जो
सही व्यवस्थित तरीका होगा, हम उसके तहत आपको ये सारा चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं। लोमस ऋषि गुफा द्वारा क्या होता है, जो वास्तुशिल्प है उसका एक अद्भुत ये उदाहरण है। और इसकी बनावट में देखिएगा तो हाथी के मुख जैसा क्या है ये बनाया गया, ठीक है। तो गुफा का तस्वीर कहिएगा तो गुफा का हम तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। एक सेकेंड, गुफा का तस्वीर दिखाने से हम क्या करते हैं, आपके लिए छोटा सा गुफा बना ही देते हैं, ठीक है। तो सिंपली ऐसे एक बॉक्स, देखो एग्ज़ाम हॉल में जब जाना मेंस आंसर राइटिंग करना, तब वहाँ पे बैठ के तुम क्या करेगा, ड्राइंग तो कर नहीं सकता, ठीक है, ड्राइंग नहीं कर सकता, तो यहाँ पे क्या करना कि सिंपली तुम ऐसे करके क्या करना, ऐसे करके बना लेना, ठीक है। ऐसे किए, फिर इसमें ऐसे कर लेना। ज़्यादा यहाँ पे क्या, ज़्यादा यहाँ पे परेशान होने वाला चीज़ नहीं है, ऐसे कर लेना, ऐसे पॉइंटेड कर देना। तो इससे उसको ये समझ में आ जाएगा ना, इससे उसको ये समझ में आ जाएगा कि तुमको समझ है इस चीज़ का, ठीक है, क्या है, समझ है, ठीक। बीच में छोटा सा ग्रिल बना देना, ठीक है, क्या करना, छोटा सा ग्रिल बना देना, इसमें ढेर सारा लोहा का सरिया वगैरह लगा दो, ठीक है, हो गया। इसी प्रकार का क्या दिखता था, इसी प्रकार का जो बराबर का गुफा था, बराबर का गुफा वो इसी प्रकार का दिखता था, ठीक है। बस इतना आप कर दीजिएगा ना, ठीक है, और नीचे लिख दीजिएगा बराबर का गुफा। तो या फिर बराबर के गुफा के साथ आप क्या लिख दीजिएगा कि वो क्या था, अलंकृत था, ठीक है, सजाया गया था। तो ऐसे करके इमेज बना के आप लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं नागार्जुनी गुफाएं। तो नागार्जुनी गुफाएं के बात कीजिएगा तो ये कहाँ, ये दशरथ मौर्य द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और ये भी किसको समर्पित था, ये भी आजीवक संप्रदाय को समर्पित था। तो गुफा स्थापत्य पे पूछेगा तो आप ये सारा डाटा दीजिएगा। उसका विशेषता क्या था, कई बार क्या होता है विशेषता आपसे पूछा जाता है। तो गुफाएं किस चीज़ की बनी होती थी, ग्रेनाइट चट्टान से, ठीक है, ग्रेनाइट चट्टान से। आंतरिक सतह क्या होता था, अत्यंत चिकना और चमकदार होता था, और वास्तु की योजना में घुमावदार छत्ते होते थे, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके अलावा देखो ये गुफा जो था तो इसमें तुम ये भी अटैच कर सकते थे कि इसको विहार के रूप में भी क्या किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। विहार का मतलब क्या होता है, वास स्थल। जैसे जिस चैनल पे तुम अभी वीडियो देख रहे हो तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है विहार, ठीक है, विहार कंपटीशन। तो जो ये विहार भूमि है तो इसका वास्तव नाम क्या था, वास्तव में यही नाम था, विहार, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं लोकप्रिय कला में। देखो लोकप्रिय कला करवा रहे हैं, ठीक है। दरबारी कला में हम ऑलरेडी हम महल के बारे में तुमको क्या किए, महल के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। दरबारी कला में क्या क्या कवर किए हैं एक बार हम फिर क्या करते हैं, एक बार फिर हम आपको रिकॉल करवाते हैं। दरबारी कला में महल के साथ क्या याद रखेगा, स्तंभ, और स्तंभ के बगल में, महल के बगल में क्या है, स्तूपा बना हुआ, ठीक है। तो महल में क्या है, पिलर यानी कि स्तंभ, और उसके बाद स्तूप। तो ये चीज़ तीनों याद रखना तुम इसमें। और जब लोकप्रिय कला बात करेगा तो अभी लोकप्रिय में क्या बताएं, गुफा बताए हैं, गुफा करवा ही दिए, मृद भांड करवाना है, और मृद भांड के बाद क्या करवाना है, मूर्ति कला करवाना, ठीक है। तो मूर्ति कला की बात कहेगा तो मूर्ति कला में समानता क्या होता था, जो मूर्ति, एक सेकेंड, जो मूर्ति बनाया जाता था, मूर्ति मुख्यतः बनाया जाता था, क्यों, जो स्तूपा था ना, जो स्तूप था, ठीक है, तो इसके सजावट के लिए बनाया जाता था, सजावट के लिए, ठीक है। और एक दो मूर्ति फेमस है जैसे यक्ष की, यक्षिणी की, तो ये अभी आपको हम बताएंगे ही, ठीक है। तो मूर्ति कला में आप क्या देखोगे, मूर्ति कला में आप देखोगे कि ये क्या था, शासकीय मूर्ति कला था, ठीक है। ये सारा शब्द लिखना, ये सब इम्पैक्ट डालेगा।
स्तंभों के शीर्ष पर, ठीक है, स्तंभ पिलर के बारे में बताए थे, अशोका पिलर के बारे में, जैसे सारनाथ का पिलर था, ठीक है। तो स्तंभों के शीर्ष पे क्या होता था, पशु का मूर्तियां होता था, ठीक है। और किस कौन कौन पशु होता था, सिंह होता था, बैल होता था, हाथी होता था, अश्व होता था, और भी अन्य होता था, ठीक है। तो इन सभी चीज को याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें क्या होता था कि शक्ति और गरिमा का ये क्या होता था, प्रतीक होता था। क्या होता था, शक्ति और गरिमा का ये प्रतीक होता था, ठीक है। मूर्ति कला में तुम यक्ष यक्षिणी बहुत ज़्यादा फेमस है, सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं। यक्ष यक्षिणी मूर्ति क्या था, ये लोक कला था, धार्मिक प्रतीक और जन साधारण की श्रद्धा के रूप में इसको क्या किया गया, इसको विकसित किया गया। कुछ प्रमुख स्थल है तो उस प्रमुख स्थल को भी याद रखना, जैसे पाटलिपुत्र का यक्ष, ठीक है, ये क्या है, अत्यंत भव्य और क्या है, विशाल है, समझ गए। उसके बाद विदिशा की पावन यक्षिणी, ये पूर्ण रूप से क्या है, ये पूर्ण रूप से अलंकृत है, ठीक है। तो इन मूर्तियों में क्या था, लोक जीवन, धार्मिक भावना और भारतीय सौंदर्य बोध का समन्वय मिलता था। तो इसी प्रकार करके क्या कीजिएगा कि आप मेंस आंसर राइटिंग करोगे तो क्या होगा कि आपका आंसर अन्य से क्या होगा कि अन्य से कहीं न कहीं बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। देखो जो यक्ष यक्षिणी था तो उसको स्वाभाविक था, उसको क्या किया जाता था, पावन माना जाता था, पावन माना जाता था, इसका मतलब क्या होगा कि उसका पूजा किया जाता होगा, ठीक है। एक चीज इसमें याद रख लेना, नोट्स में लिख लेना, ठीक है, कि जो यक्षिणी है, यक्षिणी, ठीक है, तो यक्षिणी के बारे में ये कहा जाता है कि जो तमिल रचना है, तमिल रचना का क्या नाम है, तमिल रचना का नाम है शिल्पादिकारम, ठीक है। तो शिल्पादिकारम जो है तो इसमें यक्षिणी के बारे में जिक्र मिलता है, ठीक है। यदि कभी गलती से पूछ ले, ठीक है, यदि कभी गलती से प्रीलिम्स में पूछ ले तो ये चीज याद रखना, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब क्या बच जाता है, देखो चित्रकला और सजावटी कला, तो ये भी, ये सब चीज़ तुमको क्या होगा, ये सब चीज़ तुमको समानतः बुक में कहीं पे नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये सारा देखो, जहाँ जहाँ तक जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ था सारा को कोशिश की हम कवर करने का। हालांकि क्या है, मौर्यकालीन चित्रकला के बहुत कम प्रमाण मिले हैं, फिर भी कई गुफाओं के दीवारों और महलों में रंग सजावटों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। पाटलिपुत्र के महलों में भी सजावट के लिए पेंटिंग और चूना प्लस्तर का क्या किया था, उपयोग किया जाता था। तो तुम जब मेंस आंसर राइटिंग लिखना, जब बड़ा आंसर लिखना होगा ना, तो तुम उसमें ये सारा चीज़ इंक्लूड कर सकता है। कई बार तुमसे डायरेक्ट पूछ देगा कि मौर्य कला का विशेषता बताएं, ठीक है, सैलिएंट फीचर बताएं। तो सैलिएंट फीचर में क्या करना, सैलिएंट फीचर में सिंपली सा ऐसे ही लिखना जैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं कि राजकीय संरक्षण उसको प्राप्त था, ठीक है। तो कला और राज्य शासक क्या क्या था, संरक्षण पूर्ण रूपीन उसको प्राप्त था, ठीक है। धार्मिक सहिष्णुता, तो बौद्ध ब्राह्मण आजीवक परंपराओं को भी क्या किया गया, स्थान में। देखो जो मौर्य शासक था उसके बारे में ये बिल्कुल नहीं कहा जाता है कि बौद्ध को, जैन को या फिर आजीवक संप्रदाय को जब वो संरक्षण दिए, ठीक है, बढ़ावा दिया, तो ऐसा नहीं कि जो अन्य धर्म के थे तो उनको दबाने का कोशिश किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। प्रतीकात्मकता, तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें पशु मूर्तियाँ, धर्मचक्र जैसे प्रतीकों का उपयोग किस लिए किया जाता था, नीति और विचार को दर्शाने के लिए, समझ गए। तो ऐसे कर करके लिखिएगा। मौर्य पॉलिश, तो चट्टानों पे क्या था, अद्भुत चिकनाई थी जिसे मौर्य पॉलिश कहा जाता था। ये सब शब्द लिखेगा, इस प्रकार का लाइन लिखेगा ना, तो क्या होगा कि वहाँ पे क्या होगा कि तुम्हारा जो आंसर होगा वो ऑटोमेटिक अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यह तकनीक बाद के कालों में क्या हो गया, दुर्लभ हो गया, ठीक है। साथ ही स्थायित्व और अग्रसरता, तो पत्थर जैसे मजबूत माध्यमों का भविष्य के कला के लिए क्या किया गया, इसको आधार ये क्या हुआ, बना, समझ गए।
तो साइलेंट फीचर आपसे पूछे तो साइलेंट फीचर में आप ये 4.4-5 पॉइंट डाल के लिख दीजिएगा। यदि 7 नंबर का सवाल होगा तो आप उसमें इतना कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, यदि आपसे कहीं पूछ दिया जाए, क्या आपसे ये पूछ लिया जाए कि मौर्य कालीन कला जो था तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, प्रभाव क्या पड़ा, या फिर उसका महत्व क्या था, ठीक है। देखो विशेषता में डिफरेंस है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि छात्र बोले ना, सबसे बड़ा समस्या ये है कि छात्र सवाल को क्या करते हैं, वही होता है कि हर चीज़ को एक ही तराजू में तौल देते हैं। आपको इन सारे शब्दों को क्या करना पड़ेगा, इन सारे शब्दों को महत्व देना पड़ेगा, तभी जाके जो हम बार बार बोलते हैं कि जो डिमांड किया जाता है, जो सवाल में पूछा जाता है, आप उतना ही लिखिए। स्वयं से आप कितना भी जानते नहीं जानते, ठीक है, उससे मायने नहीं रखता। जो आपसे पूछा जाता है आप उतना ही बताइए, उससे न कम न ज़्यादा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा यदि फीचर तो ऊपर में बताएं, वो फीचर आप बताइएगा, ठीक है। यदि आपसे प्रभाव और महत्व पूछा जाएगा तो आप इन सभी चीज़ों को शामिल कीजिएगा, ठीक है। यह भारतीय कला का पहला क्या था, साम्राज्यवादी चरण था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में एक प्रमुख साधन बना। तो आपको पता होगा कि जो अशोका थे तो उनको वो अपने पुत्र पुत्रियां को क्या किए, श्रीलंका भेजे। उसके बाद इधर चाइना वगैरह, जैसे भूटान हो गया, ये क्या नाम हो गया, तिब्बत हो गया, इन सभी क्षेत्रों में क्या किया गया, इनके द्वारा भेजा गया प्रचार के लिए, ठीक। आगे चलकर क्या होता है, सांची, अमरावती, गंधार और मथुरा स्कूल के विकास के लिए क्या होता है, ये आधारशिला बनता है, ठीक है। तो अब मथुरा स्कूल क्या है, गंधार स्कूल क्या है, ये सारा आगे यदि आपके टॉपिक्स में होगा तो हम निश्चित रूप से पढ़ाएंगे। अमरावती का जिक्र आया है तो एक चीज़ तुमको हम करंट अफेयर का बता देते हैं, क्या पता तुम्हारे प्रीलिम से में ही हेल्प हो जाए। तुम लोग जानता होगा कि तेलंगाना 2013-14 के आसपास निर्माण होता है, ठीक है। तो फिर किससे निकलता है, आंध्र प्रदेश से निकलता है। तो आंध्रा का कैपिटल क्या हो गया है, ये अमरावती, ठीक है। और तेलंगाना का राजधानी पूछ दे तो क्या बताना, हैदराबाद, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का चीज़ था, तुमको बता दिए यदि कहीं तेरे प्रीलिम्स में ही हेल्प मिल जाए, ठीक। तो मेरा तो आदत है जहाँ पे भी जो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है हम वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे निश्चित रूप से बताते ही है, ठीक। चलो अब कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूड कैसे करेंगे, निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, कंक्लूजन कैसे लिखेंगे। मौर्यकालीन कला और स्थापत्य भारतीय इतिहास का क्या था, एक गौरवशाली अध्याय था, ठीक है। इसने न केवल क्या किया, तत्कालीन साम्राज्यवादी शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता, लोक परंपरा और नीति सिद्धांत के सशक्त माध्यम भी बना, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन यदि 38 मार्क का होगा तो वहाँ पे दबा के लिखिएगा, यदि कम होगा 38 मार्क का भी होगा तो उसमें इतना तुम लिख देगा तो मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। मौर्य शासकों की दृष्टिकोण और कलात्मक समझ ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी संस्कृति विरासत दी जो आज भी क्या है, पहचान और गौरव का स्रोत है। मौर्य कला क्या होता है, भारतीय मूर्ति कला का क्या हुआ, नींव बना। ये सब चीज़ क्या, ये सब प्रभाव डालेगा, जिसके बाद क्या होता है कि शताब्दियों में भव्य इमारतें, स्तूप, मंदिर खड़े हुए। और यह काल वास्तव में क्या हुआ कि भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम युग कहा जा सकता है, समझ गए। तो ये रहा आपको सारा जो हमको मौर्य कला पे आप लोगों को पढ़ाना था, आप लोगों को बताना था। और इसमें एक चीज़ हम अभी भी मिस कर रहे हैं तो वो आपको हम बता देते हैं, ठीक। मृदभांड छूट रहा, ठीक है। तो मृदभांड पे हम बोलते हैं, तुम नोट कर लेना अपना, ठीक। क्या करना, नोट कर लेना, लिख लो मृदभांड, ठीक है। एक सेकंड ठहर जाओ, मृदभांड, ठीक है। तो मृदभांड में क्या करना, तो इसमें सिंपली तुम स्टार्ट ऐसा ही करना, मौर्य काल में मृदभांड को समानतः क्या कहा जाता था, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, ठीक है। यह क्या होता था, यह चित्रित धूसर, घूसर नहीं पढ़ लेना, धूसर मृदभांड के रूप में क्या होता है कि जाना जाता, ठीक है। इसका विशेषता यदि पूछ लेगा तो विशेषता में क्या बता देना, ये काला रंग
और अत्यधिक क्या था, अत्यधिक चमकीला था। ठीक है, अत्यधिक चमकीला था। ये सब चीज़ जो हम बोल रहे हैं आप राइट डाउन कर लीजिएगा, समझ गए। चमकीला था। और इसका उपयोग, उपयोग बोलेगा तो उपयोग में लिख दीजिएगा, इसका उपयोग समानता क्यों किया जाता था, विलासिता यानी कि लग्जरी, विलासिता की वस्तुओं के रूप में किया जाता था। ठीक है, और उच्चतम स्तर के मृद भांड इनको माना जाता था। ठीक है, तो बस यही है। अब मृद भांड का एक यदि इमेज बनाना होगा तो क्या करना, इमेज हम तुमको यहाँ पे बना देते हैं। तो उसी प्रकार का तुम लोहिया घर में देखा होगा ना, लोहिया, अरे जिसमें खाना वाना बनाता, सब्जी बनाता, रुको हम थोड़ा बना देते हैं। लोहिया तो भाई समझता ही होगा, बिहार में अब रहते होगे तो लोहिया नहीं समझोगे तो क्या है कि फिर तो समस्या है, कैसे बनेगा। ये हो गया। नीचे में क्या करते हैं, नीचे में छोटा सा पेंदी डाल देते हैं। ठीक है, इधर पकड़ने वाला रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार का तू बना देना। और नीचे में क्या लिख देगा, नीचे में लिख देना उत्तरी काले पॉलिशदार मृत भांड। ठीक है, तो इसी प्रकार का लोहिया। तो देखो जो मौर्यकालीन कला जो है, और मूर्ति कला, फिर स्तूप कला, महल हो, स्तंभ हो, ठीक है, मृद भांड हो, गुफा हो, तो सारे पे हम क्या किए, सारे पे जितना संभव चीज़ था सारा एक एक चीज़ हम बता दिए, ताकि इस टॉपिक से क्या होगा, इस टॉपिक से कोई भी चीज़ आपको छूट नहीं पाएगा। समझ गए। देखो ये सवाल जो है कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया, ऑलरेडी मेरा वीडियो जाके देखेगा जीएस पेपर 1 वाला जो हम डिस्कशन किए हैं। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर जीएस पेपर 1, तो उसमें जाके देखना ये सारा सारा सवाल हम वहाँ पे क्या किए, सारा सारा सवाल उसमें इंक्लूड करके हम बताए हुए थे। जैसे कि एक इसमें से हम लोग एक सवाल उठाएंगे। ठीक है, नहीं तो इसमें से भी नहीं उठाते। करंट का जो सवाल है, देखो तो ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, तो इसमें देखो एक सवाल है, कितना नंबर का है, 8 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है, तो इसमें देखो एक सवाल है मौर्य पे। ठीक है, देखो यहाँ पे है ना, मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला, तो इस पे आपको क्या करना, आपको एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो 8 नंबर का है, तो हम बताए हुए थे कि यदि 10 नंबर का सवाल हो, 10 नंबर का सवाल 10 नंबर का सवाल होगा तो इसके लिए कितना, इसके लिए 150 शब्द मोर देन सफिशियंट है। तो थोड़ा सा इसको तोड़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तोड़ते हैं, तो थोड़ा सा कैसे तोड़ेंगे, तो इसको 5 5 में तोड़ते हैं। 5 जोड़ 5, 5 ने अढ़ाई, बताते हैं क्या है अढ़ाई। तो 150 शब्द है, तो यहाँ पे 75 शब्द दे देते हैं। अब 75 का आधा कितना हो जाएगा, 70 का 35, 36 37 38। ठीक है, तो 38 शब्द इधर ले लो, तो कितना हो जाएगा, 75 जोड़ 38, तो ये हो जाएगा 8 2 10 3 13 3, बाकी 1 7 3 10 1 11, 113। तो हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं, इसको 120 शब्द कर देते हैं। ठीक है, तो 120 वर्ड में क्या कीजिए, 120 शब्द में आप क्या कीजिएगा, इसका आंसर दे दीजिएगा। देखो बीपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कहीं पे भी वर्ड लिमिट दिया हुआ नहीं। ठीक है, तो वर्ड लिमिट नहीं दिया हुआ तब आदमी क्या करे। अब इसमें बहुत बड़ा चैलेंजेज है, तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड अप्रोच होगा वही आप अपनाइएगा। ठीक, तो इसका क्या कीजिएगा, इसका यदि आपको इस पर शॉर्ट नोट लिखना होगा तो हम बता देते हैं, बाद में कि सवाल हम बता भी देते हैं और दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि आप उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, एक एक सवाल को आप क्या कीजिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, तो शॉर्ट्स नोट यदि आपको क्या करना पड़ेगा, मौर्य, ये कहाँ गया, हाँ, मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य पे लिखेगा तो थोड़ा सा क्या कीजिएगा, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। मौर्य कला का सबसे पहले क्या करना, मौर्य कला का सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मौर्य कला का क्या करना पड़ेगा, टाइमलाइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो मौर्य कला 322
मौर्य काल लिखो, मौर्य कलाकार है। मौर्य काल 322 ईस्वी, 322 ईसा पूर्व से कितना था, 185 ईसा पूर्व। ठीक है। भारतीय, ऐसे ही लिखना जैसे लिख रहे हैं, भारतीय कला और वास्तु कला का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है। इस काल की कला धार्मिक, यहाँ पे कौन लिख लेना, नहीं लिखा रहा, धार्मिक, धार्मिक के बाद लिख लेना लौकिक और राजकीय प्रवृत्तियों से प्रेरित थी। फिर लिखिएगा मौर्य सम्राट, मौर्य सम्राट विशेष रूप से अशोक, विशेष, ठीक है, विशेष रूप से अशोक ने, अशोक ने क्या किया, अशोक ने जनसंचार, जनसंचार और जनसंचार और धर्म, ठीक है, लिख लेना, धर्म प्रचार का माध्यम बनाया। ठीक है। तो इतना आप लिख दीजिएगा शुरू में। ठीक है। शुरू में आप क्या कीजिएगा, शुरू में आप इतना लिख दीजिए जितना बोले हैं। तो नहीं होगा तो वीडियो को दोबारा आप सुनिएगा, हम बोलते जा रहे हैं जैसे, तो आप सुनते जाइएगा, साथ में आप लिखते जाइए। जब इतना कर लीजिएगा उसके बाद आप कहाँ पे आइएगा, उसके बाद आप कीजिए, आप आइएगा मुख्य विशेषता पे। ठीक है। तो अब चलिए मुख्य विशेषता लिखते हैं। तो मुख्य विशेषता में आप क्या लिखिएगा, मुख्य विशेषता में वही 3-4 चीज को क्या करना, लिख देना ऊपर में। ठीक है। ऐसे करके क्या करना, ऐसे लिख देना मुख्य विशेषता। ठीक है। विशेषताएं, और हो सके तो सेपरेट सेपरेट कर लेना। यहाँ पे स्तंभ लिख लेना। ठीक है। क्या करना, यहाँ पे स्तंभ कला कर लेना, फिर ऐसे लकीर पार देना। उसके बाद गुफा कला लिख, गुफा कला लिख देना, या गुफा वास्तु कला, फिर ऐसे लकीर पार देना। यहाँ पे मूर्ति कला लिख देना। ठीक है। मूर्ति कला। उसके बाद फिर लिख देना क्या, राजकीय, राजकीय भवन और स्थापत्य। ठीक है। तब इसी में क्या करेगा, इसी में सारे के सारे कुछ दे देना था। स्तंभ कला में क्या लिखेगा, सिंपली हम बताए हुए थे कि मौर्य काल में क्या होता, कि मौर्य काल में स्तंभ, मौर्य काल में क्या होता, स्तंभ जो बनता था कितना से बनता था, वो सिंगल स्टोन से बनता था, एक ही पत्थर पे बनता था। ठीक है। और उसके वो क्या होता था, वो पॉलिशदार होता था। तो रुकिए हम लिख ही देते हैं ताकि आपको क्या हो, परेशानी नहीं हो। तो स्तंभ कला में क्या लिखिएगा, स्तंभ कला में कि मौर्य काल के स्तंभ एक ही पत्थर से बना होता था। ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। जिन पर उच्च स्तर, ठीक है, जिन पर उच्च स्तर की पॉलिश होती थी। ठीक है। अशोक स्तंभ विशेषता लिख लेना,
विशेषतः कहाँ का? सारनाथ। यहाँ पे यदि कट रहा है तो टेंशन नहीं लो, लिख लेना, हम बोल रहे हैं सारनाथ और लोरिया। कहाँ? सारनाथ और लोरिया नंदन गढ़ क्या था? सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है, इतना लिख लीजिए। उसके बाद आप इसमें क्या लिख दीजिएगा? इनमें, ठीक है, आगे हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा। इनमें क्या होता था? सिंह, बैल, हाथी आदि की आकृति बनाई जाती थी। और इसके अलावा एक लाइन और आप जोड़ दीजिएगा कि जो सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है, सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है वो क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है वो क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो आपको क्या करना है कि स्तंभ कला में आप इतना लिख दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं गुफा पे। तो फिर देखिए गुफा में आप क्या लिखिएगा? गुफा में वही अभी कुछ देर पहले बताए थे, बराबर और नागा अर्जुनी गुफाएं क्या है? मौर्य कला की शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इतना तो लिख सकते हैं ना, इतना तो लिख ही सकते हैं। इसके बाद क्या कीजिएगा? इसको क्या किया गया था? इसको ये गुफाएं को क्या किया गया था? इन गुफाओं को किसको दिया गया था? आजीवक संप्रदाय को, ठीक है, आजीवक संप्रदाय को दिया गया था। और ये क्या किया होता था? ये पॉलिशदार होता था। तो इसी लाइन में लिख लेना, क्या होता था? ये क्या होता था? पॉलिशदार होता था, ठीक है। और इसके बारे में एक चीज़ और लिख लेना, ये किससे बना होता था? ग्रेनाइट पत्थर का, ठीक है। तो इतना कर दीजिएगा। तो गुफा वाला में आप लिख दीजिएगा। जब गुफा हो जाएगा तभी मूर्ति के बारे में बताए थे, तो फिर आप क्या कीजिएगा? मूर्ति के बारे में लिखिएगा, लिखते जाइएगा, जैसे जैसे बोल रहे हो वैसे वैसे कीजिएगा। मूर्ति कला, तो मूर्ति कला में क्या कीजिएगा? मूर्ति कला में लिखिएगा यक्ष, यक्षिणी, ठीक है। ये ब्रैकेट यहाँ, सॉरी रुक जाओ। मूर्ति कला में क्या लिखना? मूर्ति कला में लिखना यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ, यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ विशेषकर दीदारगंज यक्षिणी इस युग की मूर्ति कला की भव्यता को दर्शाता है, ठीक है, भव्यता को दर्शाता है। इनमें क्या था? इनमें शारीरिक, लिख लीजिए, इसमें लिखिए, इनमें लिखिए, इनमें शारीरिक सौंदर्य और शैलीबद्धता, इसे लिखिएगा, शैलीबद्धता दिखाई देती है। लिखिए, इनमें शारीरिक सौंदर्य और शैलीबद्धता दिखाई देती है। इतना लिख दीजिएगा तो मूर्ति कला हो जाएगा। मूर्ति कला के बाद क्या करना? मूर्ति कला के बाद अब आ जाता है राजकीय भवन और स्थापत्य। तो नेक्स्ट क्या लिखिएगा? राजकीय भवन और स्थापत्य। तो यहाँ पे लिख देना मेगास्थनीज के बारे में। सुन लो, मेगास्थनीज के द्वारा क्या बोला गया था? मेगास्थनीज के विवरण के अनुसार, किसके अनुसार? मेगास्थनीज के विवरण के अनुसार क्या हुआ था? जो पाटलिपुत्रा का राजमहल था वो किससे बना हुआ था? लकड़ी से। यही लिखिएगा कि मेगास्थनीज के विवरण के अनुसार, मेगास्थनीज के विवरण के अनुसार पाटलिपुत्र का राजमहल लकड़ी से बना था और अत्यंत भव्य था, ठीक है। और इसमें क्या था? इसमें ये लाइन लिख दीजिएगा तो और अच्छा हो जाएगा कि इसमें ईरानी और ग्रीक स्थापत्य का प्रभाव देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या कीजिएगा? इसके बाद आप कंक्लूड कर दिया, तो कंक्लूजन में क्या लिखिएगा? निष्कर्ष में आप सिंपली लिख दीजिएगा
हमेशा क्या करना, पॉजिटिव लिखना है। मौर्यकालीन, मौर्यकालीन कला क्या था, मौर्यकालीन कला भारतीय, भारतीय संस्कृति इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय था। ठीक है, जिसने क्या किया, आने वाले कालखंडों में, जिसने आने वाले कालखंडों की कला पर गहरा प्रभाव डाला। बस इतना कर दीजिएगा तो क्या होगा, इतना कर दीजिएगा तो आपका ये वाला टॉपिक जो शॉर्ट नोट लिखना था वो ख़त्म हो जाएगा। तो बस इसको अब क्या करना पड़ेगा, अब इसको यही करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बाकी हम सवाल आपको दिखा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, या फिर ऑलरेडी हम बोलें जीएस पेपर 1 वाला वीडियो जाके देखिए, वहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ, हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप स्वयं से भी आंसर राइटिंग कीजिएगा, सारा मटेरियल तो हम दे ही दिए हैं। ठीक है, जब नहीं समझ में आए तो वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, और उससे भी नहीं होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम रिप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सवाल है, तो ये सवाल को सारा क्या कीजिए, आप राइट डाउन कर लीजिए। हिंदी अंग्रेजी के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, एग्जाम हॉल में समस्या हो जाएगा। थोड़ा सा गूगल तो कर ही सकता है। देखो यहाँ पे मौर्य कला पे देखो सवाल, जैसे कि 67वीं बीपीएससी में दिया है, डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मौर्यन आर्ट। तो इसका विशेषता तो हम आपको बता ही दिए। ठीक है, इसके अलावा थ्रो लाइट ऑन मौर्यन आर्ट्स एंड एनालाइज इट इम्पैक्ट, तो प्रभाव के बारे में भी अभी थोड़ा देर पहले आपको पढ़ाए थे। फिर देखिए फीचर, विशेषता के बारे में पूछा है, तो आप ये बता दीजिए बुद्धिज्म के साथ कैसे रिश्ता था, तो आपको बताई ही है कि इसके बारे में क्या नाम है, अशोका के बारे में कैसे संबंधित थे। ठीक है, उसके बाद फिर वही फीचर ही बार बार पूछा, फीचर पूछा है। ठीक है, फिर देखिए चीफ कैरेक्टरिस्टिक, तो ये बता दीजिएगा। उसके बाद फिर फीचर पूछा है, फिर फीचर पूछा है, तो हर बार आपसे फीचर ही, तो सवाल को एक एक पढ़िएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्क्राइब यानी कि व्याख्या कीजिए चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मौर्यन आर्ट। ठीक है, तो ऐसे करके क्या कीजिएगा, इन सारे सवाल को आप कीजिएगा एक एक करके। जिस सवाल का आपसे नहीं होगा, ठीक है, जो सवाल आपसे नहीं होगा तो आप हमको क्या कीजिए, मैसेज कर दीजिएगा। मैसेज कर दीजिएगा तो हम निश्चित रूप से क्या करेंगे, एक सेकेंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मौर्यन आर्ट्स, एक सेकेंड भाई साहब। देखो राजकीय संरक्षण के बारे में बताए ही है, धर्म से, इस वाले सवाल को यदि तुमको ऑप्ट करना होगा, यदि ये चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मौर्यन आर्ट्स को यदि ऑप्ट करना होगा तो हम बड़ा बड़ा शब्द बता देते हैं, तुम उसको डिस्क्राइब कर लेना, बाद में कि हम सारा चीज़ पढ़ाए हैं। पहला में क्या लिखेगा, पहला में लिखना ये कि ये क्या था, इसमें राजकीय संरक्षण था, राजा के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था ना, तो राजकीय संरक्षण था। किसके टाइम में राजकीय संरक्षण था, तो मौर्य काल का जो अशोका सम्राट था, तो उसके टाइम में क्या हुआ कि कला जो इस प्रकार का चीज़ था। ठीक है, क्या था कि जो इस प्रकार का कला था उसको बहुत ज़्यादा समर्थन दिया गया। ठीक है, दूसरा में लिख देना ये क्या था, ये धर्म से प्रेरित था, तो धर्म प्रेरणा। तो अशोक के काल में क्या होता, अशोक के काल में कला का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया जाता है। ठीक है, और जैसे कि स्तंभ, गुफाएं, स्तूप, ये सारा चीज़ आपको बताएं, तो आप ये लिखिएगा। उसके अलावा इसमें आप क्या लिखिएगा, पत्थर की कला। ठीक है, तो सिंगल स्टोन के बारे में बताएं, तो ये क्या था, ये आपको पत्थर की कला। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता था, ये पत्थर की कला था, तो यहाँ पे क्या होता था, पॉलिशदार पत्थर होता था, तो आप ये लिख लीजिएगा। उसके बाद स्तंभ के बारे में बताएं, तो पिलर का निर्माण, तो पिलर पे क्या होता था, पशु का मूर्तियाँ होता था। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको हम बताएं, बस हम बता रहे हैं कि आप कैसे अटैम्प्ट कीजिएगा। यथार्थवादी मूर्ति कला। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, इसमें मानव का, पशु का सजीव तस्वीर, फोटो बनाया जाता था। ठीक है, फिर शिलालेख पे क्या होता था, शिलालेख पे जो शिलालेख होता था, शिलालेख पे क्या होता था, लिपियाँ होता था, धर्म लिपियाँ, यानी कि क्या होता था कि जो उनका आदेश होता था वो धर्म के हिसाब से वो चीज़ लिखा जाता था। इसके अलावा आप क्या लिखेगा, गुफा वास्तुकला, अभी पढ़ाए हैं आपको। ठीक है, सादगी और भव्यता का संगम था। ठीक,
कला में साम्राज्य का क्या होता था, कला में साम्राज्य का शक्ति को भी प्रदर्शन किया जाता था। तो ये सारा चीज़ आप लिख दीजिएगा तो ये क्या होगा, चीफ कैरेक्टरिस्टिक होगा, ये वाला सेक्शन हो जाएगा। बाकी क्या कीजिए, बाकी आप अटेम्प्ट कीजिए, आप कोशिश कीजिए अटेम्प्ट करने का। ये सारा सारा जितना हम आपको बता दिए हैं, तो अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बच जाता कि नहीं होगा। और जो सवाल नहीं बनता है, ठीक है, नहीं बनेगा तो आप निश्चित रूप से क्या कीजिएगा, आप हमको कमेंट कीजिए, आपको निश्चित रूप से क्या होगा, निश्चित रूप से आपको जवाब मिलेगा, ठीक। और जो भी समस्या होगा उसका समाधान होगा। नेक्स्ट वीडियो अब हम लोग किस पे देखने वाले, मौर्य तो करवा दिए, तो मौर्य के बाद हम लोग कौन देखेंगे, पाल आर्ट, ठीक है। तो पाल आर्ट्स का नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो देखो, एक तो हम करवा के तुमको दिखा दिए, तुम्हारे सामने में शॉर्ट नोट लिख दिए कि कैसे अटेम्प्ट करना, कैसे लिखना है। तो तुम्हारा काम क्या होगा कि तुमको अच्छे से तुम राइट डाउन कर लो, ठीक है, नोट्स बना लो और उसके बाद पढ़ो। और नहीं, जिस बच्चा को ज़्यादा समस्या होता होगा, ठीक है, तो आप बोलिएगा, हम नितिन सिंघानिया जी का बुक का डिट्टो क्या करेंगे, यहाँ पे फ़ोटो खींचेंगे और उसके बाद आपको भेज देंगे, आप वही रट लीजिएगा। यदि याद हो जाए तो वो बेहतर है। और नहीं तो हमको लगता है जिस हिसाब से आपको हम बताए हैं, आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। तो कोई भी चीज़ आपको, गुफा देखते होंगे तब थोड़ा सा विचार कीजिए, गुफा किसको दिया गया, क्यों दिया गया, उस गुफा का यूज क्या था, बस वही आपको राइट डाउन कर देना, हो गया। राजा के द्वारा क्या संरक्षण दिया गया या नहीं दिया गया, ठीक है। तो यही सारा चीज़ लिखना है। और सारा सवाल इसमें दिया हुआ, सारा सारा हम पूरा मटेरियल आपको दे दिए कि इस पर कोई भी सवाल आपका छूट नहीं पाएगा, ठीक है। बाकी आपका ये दायित्व तो होगा कि ये जो सवाल यहाँ पे जितना दिया हुआ, इसको आप एक एक को अटेम्प्ट कीजिए, नहीं बनता तो फिर मैसेज कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप क्या हो गए 1000 सब्सक्राइबर जितना जल्दी से जल्दी पुराइए। और जो बच्चा जो कमेंट ये करता रहता है कि लाइव आके क्यों नहीं पढ़ाता, तो लाइव आके पढ़ाएंगे भाई। अब तो यूट्यूब पे तुमको नहीं भरोसा होगा तो तुम्हारे मोबाइल में यूट्यूब होगा, ठीक है, वहाँ पे जाना, लाइव सेक्शन करके तुम देखना, ठीक, देखना कि उसमें क्या मांगता है एलिजिबिलिटी, या तब फिर हमको कमेंट करना कि लाइव आके काहे नहीं पढ़ाता, ठीक है। तो 1000 सब्सक्राइबर करवा दो तो लाइव आके पढ़ाएंगे, नहीं तो हम ऐसे वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है। जैया होगा वह देखा जाएगा। तो बाकी क्या हो, वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करो। और जो भी छात्र को पीडीएफ के लिए बोलता है, तो पीडीएफ के लिए जो बच्चा जो क्या होता है कि हमको चाहे ईमेल करता है या फिर टेलीग्राम पे जुड़ता है, वहाँ पे आपको मिल ही जाता है। नहीं भी मिलता है तो जो मैसेज करता है हम क्या करते हैं, उसको आपको रिप्लाई कर ही दे रहे हैं, ठीक है। कल भी एक ईमेल आया, उसमें बोला गया तो मौर्य के बारे में, तो हम बोले ही कि थोड़ा सा कम ही हम पढ़ाएंगे, ठीक है, मगर क्या होगा, जो भी पढ़ाएंगे बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे, ताकि तुम एक बार वीडियो देख लेगा दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।